हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। सपोज करो कि जैसे कोरोना में अभी अलग अलग कंपनीज़ ने अपनी अलग अलग दवाइयाँ बनाई, अलग अलग वैक्सीन बनाई। आप एक रोज़ उठते हो और देखते हो कि एक न्यूज़पेपर में एक वैक्सीन को लेके या किसी दवाई को लेके एक ऐड है कि ये 100% कोरोना को ठीक कर सकती है। और अगर ये दवाई एज पर प्रिस्क्रिप्शन जैसे जो 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 कंडीशंस हैं, जैसे जैसे इसको लेना है दवाई को, अगर आपने वो कंडीशंस को फुलफ़िल किया और दवाई को लिया तो आपको 100% कोरोना नहीं होगा। अगर कोई कंपनी ऐसा क्लेम करती है और कहती है कि अगर इसके बावजूद आपको कोरोना हो जाता है तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, और अपनी सिंसियरिटी को शो करते हुए कि हमारी दवाई एकदम 100% कारगर है, हम 10 लाख रुपए किसी बैंक में एक अलग अकाउंट बना करके डिपॉजिट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने सिंसियर हैं इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। इसी तरीके का एक केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उस टाइम पे एक पेंडेमिक चला हुआ था इन्फ्लुएंजा, जिससे कि कॉमन कोल्ड होता है और भी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, सिमिलर टू कोरोना ऑल्सो। इसी तरीके के फैक्ट के रिगार्डिंग है ये केस, जिसमें जो कार्लिल स्मोक बॉल है, इस कंपनी ने एक स्मोक बॉल बनाई इस तरीके की। इसके अंदर उस मेडिसिन को रखा जाता था और इससे स्मोक निकलता था यहाँ से, इसको नाक के पास रख के इनहेल किया जाता था। और इस तरीके का एक एडवर्टाइजमेंट कार्लिल स्मोक बॉल निकालती है एक न्यूज़पेपर के अंदर और बोलती है कि अगर जिस तरीके से हमने ये बताया है इस मेडिसिन को कंज्यूम करना है, वैसे आप अगर इसको कंज्यूम कर रहे हो और फिर भी आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको 100 यूरो या पाउंड जो भी है ये देंगे। और हमने ऑलरेडी 1000 पाउंड हमने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं बैंक के अंदर। और उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा कि 100 पाउंड रिवॉर्ड विल बी पेड बाय द कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी टू ए पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स द इंक्रीजिंग एपिडेमिक्स इन्फ्लुएंजा कोल्ड और एनी डिजीज विच इज सिमिलर टू दिस एंड caused by taking cold after having used the ball 3 times daily। दिन में 3 बार उसको यूज करना है और 2 हफ्ते के लिए 2 वीक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस सप्लाइड विद ईच बॉल। और एक प्रिंटेड डायरेक्शंस जो हम बॉल के साथ में देंगे आपको, उस डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए आपने ये दवाई कंज्यूम करनी है। अगर फिर भी ऐसा हो जाता है और तो आपको 100 पाउंड रिवॉर्ड मिलेगा। और हमने 1000 पाउंड डिपॉजिटेड विद द अलायंस बैंक रीजेंट स्ट्रीट, ये टू शोइंग अवर सिंसियरिटी इन द मैटर। इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाई थी। इसके बाद क्या होता है, मिस जो कार्लिल है उन्होंने एज पर द डायरेक्शंस इस दवाई को कंज्यूम किया और बाद में उनको फ्लू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, और वो फिर जब जाती है रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए तो कंपनी उनको रिवॉर्ड देने से मना कर देती है। उसके बाद जो मिस कार्लिल है वो कि ये जो कंपनी और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी डिनाई कर रही है, कंपनी को वो शू कर देती है कोर्ट में। अब देखते हैं कि इससे रिगार्डिंग कौन कौन से लीगल इश्यूज यहाँ पर डेवलप होते हैं। ये सबसे पहला केस है इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, और बहुत पुराना 1870s के अराउंड है। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। लीगल इशू इसमें क्या अराइज होता है, सबसे पहला कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो इनविटेशन टू ऑफर होती है, नॉट ए ऑफर। अगर हमने ये क्या था, इनविटेशन टू ऑफर था, ऑफर नहीं था। सपोज करो दिवाली के टाइम पे एक कंपनी जो फ्रिज बनाती है एडवर्टाइजमेंट निकाल देती है कि हमारा ये फ्रिज है, इस पे हम 10% ऑफ दे रहे हैं, तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट तो क्या होगी, इनविटेशन टू ऑफर होगी। लेकिन कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि किसी रिवार्ड या किसी लॉटरी टाइप से रिगार्डिंग है, वो इनविटेशन टू ऑफर नहीं होगी, वो क्या होगी, ऑफर होगी। ये जजमेंट में ऑब्जर्व किया गया। सेकंड कंटेंशन क्या था, इवन इफ दिस इज एन ऑफर, सपोज करो कि हम मान लेते हैं आपकी बात कि ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं था, ये एक ऑफर ही था, तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ऑफ़र का होना ज़रूरी है। आपने सामने वाले को कोई पेन या कुछ चीज़ बेचने के लिए ऑफ़र किया और सामने वाला जो दूसरा पर्सन है वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा।
आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा और अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेगा आपको, तभी जाके आप दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। अगर वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है, तब जाके वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। मिस कार्लिन ने उस स्मोक बॉल कंपनी जो है उसको जाकर ये बोला ही नहीं कि मैं आप लोगों की ये मेडिसिन खरीद रही हूँ और जैसे जैसे आपकी डायरेक्शंस है वैसे मैं इसको यूज करूँगी, और फिर भी मेरे को होता है अगर इन्फ्लुएंजा तो मैं आपसे रिवॉर्ड क्लेम करूँगी। ये कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में मिसिंग था। इस पे कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है कि दो तरीके के ऑफर्स होते हैं। एक तो ऑफर ऐसा होता है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है। आप ए पर्सन है, ये ऑफ़र कर रहा है एक पेन को बेचने के लिए बी पर्सन को, तो ये ऑफ़र क्या हो गया, ये स्पेसिफिक ऑफ़र हो गया। लेकिन कुछ ऑफ़र्स ऐसे होते हैं जो कि मास लेवल पे एक पब्लिक एट लार्ज को ऑफ़र किया जाता है डायरेक्टली, और उस केस में अगर कोई भी इंसान आपकी दी गई कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है इवन विदाउट कम्युनिकेटिंग टू यू, वो क्या होगा, एक वैलिड ऑफ़र होगा। और सामने वाला जरूरी नहीं है कि अपनी एक्सेप्टेंस आपको बोल करके बताए, वो अपना डायरेक्ट कंडक्ट करके आपको आपकी जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और आपके बीच में क्या हो जाएगा, जर्नल ऑफ़र के केस में सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को फुलफिल कर देने से ही आप दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा और आप दोनों बाउंड हो गए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तीसरी कंटेंशन इसमें क्या अराइज होती है कि सपोज करो एक वैलिड ऑफर है और सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन बिना कंसिडरेशन के तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। देयर वॉज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की साइड से कोई कंसिडरेशन नहीं था स्मोक बॉल कंपनी के को। तो इस पे कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है, कोर्ट इसमें ये ऑब्जर्वेशन देता है कि जो प्लेंटिफ ने आपकी जो दवाई ली है, इसमें देखो आपको लग रहा होगा कि दवाई बेची है, सपोज करो कि कंपनी को फ़ायदा तो हुआ है, तो जो दवाई के पैसे उसने दिए वो एक कंसिडरेशन हो गई, लेकिन वो तो दवाई के लिए कंसिडरेशन हुई, वो जो रिवॉर्ड मनी है उसके लिए, और जो उसके लिए तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो इसने कहा है कि जो आपकी शर्तों को मानते हुए उसने दवाई को यूज किया और जो उसने इस चीज़ को सफ़र किया है वो कंसिडरेशन है आप प्लेंटिफ की साइड से आपको, और आपकी जो एडवर्टाइजमेंट से, इस एडवर्टाइजमेंट से जो बेनिफिट हुआ है आपको, आपकी कंपनी की जो स्मोक बॉल्स बिकी हैं इतनी सारी, वो आपको एक कंसिडरेशन है प्लेंटिफ की साइड से। और फाइनली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में, और मिस कार्लिन ने आपकी सारी की सारी जो कंडीशंस थी उनको फुलफ़िल किया है, और दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने अपना पार्ट फुलफ़िल कर दिया है, और उसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो आपको रिवॉर्ड मनी उसको पे करनी पड़ेगी। तो ये मेन जो मुद्दा था, ये केस जो था वो एक जर्नल ऑफर क्या होता है उस चीज़ के बारे में था। जर्नल ऑफर एक पब्लिक एट लार्ज को ऑफर किया जाता है, सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको आके बताएं, और अपना अगर उन्होंने पार्ट फुलफ़िल कर दिया है तो दूसरा पार्ट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट का। इस केस के सोल्व होने के बाद उन्होंने बाद में जो रिवॉर्ड मनी थी मिस कार्लिल को दी, और बाद में एक और एडवर्टाइजमेंट निकाली उन्होंने, ये अब रिवॉर्ड मनी को उन्होंने बढ़ा के कर दिया 200 पाउंड, और उन्होंने ये क्लेम किया कि इतने सारे हमारी स्मोक बॉल बिकी हैं और सिर्फ कुछ ही लोग, 2-4 लोग जिनको हुआ है इन्फ्लुएंजा वही सामने आए हैं और उनको हमने रिवॉर्ड मनी दे भी दी है। इसका मतलब ये है कि हमारी दवाई जो है वो फुली इफ़ेक्टिव है, कुछ ही लोगों पे इसका काम नहीं हो रहा है। तो अगर अब किसी को ऐसा होता है तो हम 200 पाउंड जो है वो रिवॉर्ड मनी देंगे। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, जर्नल ऑफर क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा।